नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जीवन और आजीविका बचाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने, जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान करने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। समय पर किए गए फैसलों से कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और हाथ धोने की अपील की। कोविड जांच क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 3 लाख नमूनों तक पहुंची। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 52.46% हुई। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में सेना का 1 अधिकारी और 2 जवान शहीद। और दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों तक आगे बढ़ा। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी अलका सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने जीवन और आजीविका बचाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने, जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान करने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हाल के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के अनेक संकेत अब दिखाई देने लगे हैं, जो भविष्य के लिए उत्साहजनक हैं। श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे संकट को अवसर में बदलें। वन को 2 सप्ताह हो रहे हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं, उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनाने में अवश्य मदद करेंगे। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के समय पर किए गए फैसलों और सक्रियता से की गई कार्रवाई से देश कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर की गई सरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली। जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा, तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताहों में विदेश से हजारों भारतीय स्वदेश लौटे हैं और सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने गृह नगर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण किसी एक व्यक्ति की जान चले जाना भी दुखद है। उन्होंने हर एक व्यक्ति से आग्रह किया कि वो मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक उपायों का पालन करें। थोड़ी सी भी लापरवाही, ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 50% से अधिक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देश लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के उपायों की चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। श्री मोदी ने उर्वरकों की बढ़ती बिक्री, साल दर साल खरीफ फसलों की बुआई का बढ़ता क्षेत्र,
खुदरा क्षेत्र में डिजिटल भुगतान जैसे कुछ मानदंडों का जिक्र किया। उन्होंने सरकार के कुछ ऐतिहासिक सुधारों का भी उल्लेख किया। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आसान ऋण तथा कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ये संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ ये छठा संवाद है। वर्तमान में देश में और अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है। अनलॉक 1 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन और लोगों की सुविधा के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है। आज की बातचीत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 2 दिवसीय बातचीत का पहला चरण था। इसमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप ने भाग लिया। मुख्यमंत्रियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व और देश को महामारी से सामूहिक लड़ाई के लिए एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और संक्रमण के प्रभाव से निपटने के प्रयासों के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्रियों ने जागरूकता अभियानों, घर लौटने वाले श्रमिकों को प्रदान की गई सहायता, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग और फिर से शुरू की गई आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां देश ने अब तक महामारी के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है, वहीं आगे की राह लंबी है। उन्होंने कहा कि मास्क और फेस कवर के इस्तेमाल तथा 2 गज की दूरी बनाए रखने के प्रधानमंत्री के सुझाव का सभी को पालन करना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की थी। श्री मोदी कल 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.46% हो गई है। अब तक 1,80,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,53,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में 10,667 लोगों के संक्रमण मिलने के बाद कोविड रोगियों की कुल संख्या 3,43,000 हो गई है। इस दौरान इस वायरस से 380 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 9,900 हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड से संबंधित उपचार के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों से विचार विमर्श करें, ताकि अधिक बिस्तरों और अन्य उपचार सेवाओं की व्यवस्था हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ये भी कहा है कि वे निजी अस्पतालों के सेवा शुल्क के मामलों में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने ये पहल शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब प्रतिदिन 3 लाख कोरोना नमूनों की जांच की क्षमता उपलब्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक देश भर में 60 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में की गई है। अब तक देश में कुल 907 प्रयोगशालाएं स्थापित किए गए हैं, जहां कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है।
इनमें 659 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं, जबकि 248 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में नमूनों की जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों में निर्धारित प्रयोगशालाएं होंगी, जहां केवल कोविड-19 से संबंधित नमूनों की जांच होगी। प्रत्येक जिले से लिए गए नमूनों को इन निर्धारित जांच केंद्रों में भेजा जा रहा है, ताकि समय पर जांच के परिणाम आ सकें। फिलहाल दिल्ली में 42 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 17,000 नमूनों की जांच की जा सकती है। इसके साथ ही जांच का दायरा बढ़ाने के लिए ICMR ने भी कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सौभाग्यकार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह के अंतर्गत कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज राय ने बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप तथा कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। In the larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और सुनिश्चित दूरी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में आपको हैंड हाइजीन रखनी है, आपको क्लीनलीनेस रखनी है, हाथ धोना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर या ज्यादा का मेंटेन करेंगे वो करना है। खांसना और छींकना दूसरे के ऊपर नहीं है, टिश्यू के ऊपर ठीक है। जो पॉलिसीज बताई गई हैं उसको नहीं देखेंगे तो ये बढ़ेगा। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि वो सभी निर्धारित अस्पतालों के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे इन अस्पतालों की सेवाओं और रोगियों से संबंधित मामलों की समुचित निगरानी के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाएं। दिल्ली सरकार के आदेश में 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोरोना से संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। गृह मंत्री ने अस्पताल में भोजन की आपूर्ति करने वाली कैंटीन का विकल्प भी तैयार रखने का निर्देश दिया, ताकि कैंटीन में संक्रमण की स्थिति में रोगियों को भोजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे। उन्होंने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और नर्सों को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज तेज बुखार और ऑक्सीजन के स्तर में अचानक गिरावट के बाद दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद वे कोविड संक्रमण से मुक्त पाए गए। डॉक्टरों ने बताया कि श्री जैन की हालत स्थिर है और उन पर दवाइयों का असर हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कई लोग इसके लक्षणों को छिपा रहे हैं और इलाज से कतरा रहे हैं, जिससे इस महामारी से निपटना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अफवाहों और भ्रमित करने वाली जानकारी के कारण कोविड-19 से निपटने में रुकावट आ सकती है। पर्याप्त जानकारी के अभाव, रोग के डर और गुमराह करने वाली जानकारी के कारण संक्रमित लोगों, उनके परिवारों, क्वारंटीन हुए लोगों और डॉक्टरों, नर्सों, अन्य चिकित्सा कर्मियों, प्रवासी कामगारों और संक्रमण मुक्त हुए लोगों को सामाजिक लांछन का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि एहतियात के बावजूद यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित रोगी के संपर्क में आता है तो ये उसकी गलती नहीं है। इसके लिए उसके साथ किसी प्रकार का गलत भाव नहीं रखा जाना चाहिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि अनलॉक 1 के बाद अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के कारण हुई है। ये जानकारी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के आयुक्त BH अनिल कुमार ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि मानसून के कारण सर्दी, जुकाम और सांस की गंभीर बीमारियों में बढ़ोतरी देखी गई है। श्री कुमार ने बताया कि मार्च से मई के बीच कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 697 थी, लेकिन 1 जून से 14 जून के बीच बेंगलुरु में नए मामलों की संख्या में 350 की वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के बारे में उन्होंने बताया कि पॉजिटिव मामलों का इंतजार करने से बेहतर है कि संपर्क में आए लोगों की गहनता से छानबीन की जाए, जिससे कोरोना संक्रमितों का पता लगेगा, ताकि स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें अलग थलग रखा जा सके।
उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग गठित किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश श्रमिक कल्याण आयोग के गठन की मंजूरी दी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस कमीशन का नाम उत्तर प्रदेश कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग होगा और इसके सदस्यों में विभिन्न मंत्रियों के साथ ही कामगार संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री या फिर उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और श्रम मंत्री इसके संयोजक होंगे। गठन के कुछ ही घंटों के भीतर इस आयोग ने मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम बैठक की और प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों के लिए नए अवसरों की तलाश पर चर्चा की। कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के विषय पर भी बैठक में चर्चा की गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले प्रदेश के जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। इसमें से 35 लाख शहीद जवान की पत्नी को और शेष राशि उसके माता पिता को दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने खरीफ बुआई के मौसम के दौरान कृषक समुदाय को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उर्वरक उद्योग के सभी हितधारकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने खेती का काम शुरू कर दिया है। श्री गौड़ा ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल अप्रैल, मई और जून के महीनों में यूरिया और पी एंड के दोनों उर्वरकों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी बिक्री काफी अधिक रही है। श्री गौड़ा ने कहा कि खरीफ मौसम के दौरान यूरिया की आवश्यकता 170 लाख मीट्रिक टन हो सकती है, जबकि उत्पादन 133 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। इसके अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाएगा। पहले ही 2 वैश्विक निविदाएं मांगी जा चुकी हैं और उर्वरक विभाग देश भर में किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरिया का आयात जारी रखेगा। श्री गौड़ा ने कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए सभी उद्यमियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि आगामी खरीफ फसल के लिए उर्वरक आसानी से उपलब्ध हों। केरल में आज कोविड-19 के 79 नए मामले सामने आए और 60 लोग ठीक हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 47 रोगी विदेशों से लौटे हैं और 26 दूसरे राज्यों से आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1366 हो गई है। केरल में 1234 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,22,000 से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में आज और कल भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। 7 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। तमिलनाडु में कोविड-19 संक्रमण के 1,515 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले चेन्नई में 919 मामले हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 20,706 है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 48,019 हो गई है। आज 49 मरीजों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 528 हो गई है। इस बीच 1,438 मरीजों को स्वस्थ होने पर कोविड देखभाल केंद्रों और अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जीवन और आजीविका बचाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने, जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। समय पर किए गए फैसलों से कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और हाथ धोने की अपील की। कोविड जांच क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 3 लाख नमूनों तक पहुंची। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 52.46% हुई। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में सेना का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों तक आगे बढ़ा। राजस्थान सरकार ने आज अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगी सभी पाबंदियां हटा लीं। अब किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने या किसी अन्य राज्य में जाने के लिए पास या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने आज इस बारे में आदेश जारी किया। हालांकि निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग जारी रहेगी। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बनाई गई चौकियां भी पहले की ही तरह काम करती रहेंगी। निर्देश में कहा गया है कि ये कदम राज्य में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के ठीक होने की दर को ध्यान में रखकर लिया गया है।
इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसके छात्रों के पास लंबित परीक्षा जुलाई में देने या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम परिणाम निर्धारित कराने का विकल्प होगा। बोर्ड ने कहा है कि भारत और विदेशों में सभी छात्रों के पास ये विकल्प होगा। आईसीएसई ने कहा है कि उससे संबद्ध स्कूलों में से प्रत्येक को अपने छात्रों द्वारा चुने गए विकल्प का पता लगाने और 22 जून से पहले बोर्ड को सूचित करना होगा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की पीठ मुंबई निवासी अरविंद तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र भर में 2 से 12 जुलाई तक 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के आईसीएसई के फैसले को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अरविंद तिवारी ने दावा किया था कि छात्रों के लिए परीक्षा में शामिल होना सुरक्षित नहीं होगा। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न इलाकों में फंसे करीब 1,42,895 लोगों को लखनपुर के रास्ते विशेष रेलगाड़ियों और बसों के माध्यम से जम्मू कश्मीर वापस लाया गया है। इस दौरान सभी आवश्यक दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक 55 विशेष रेलगाड़ियां 43,885 यात्रियों को लेकर जम्मू और ऊधमपुर रेलवे स्टेशनों पर पहुंची, जबकि अब तक विदेशों से 327 यात्रियों सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 99,010 व्यक्तियों को लखनपुर के रास्ते वापस लाया गया है। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत बांग्लादेश और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर 2 उड़ानें आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंची। आकाशवाणी से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि पहली उड़ान यूक्रेन से करीब 144 भारतीयों को लेकर आज सवेरे अहमदाबाद पहुंची, जबकि बांग्लादेश से 42 यात्रियों को लेकर दूसरी उड़ान आज शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरी। हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और बाद में उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में भेज दिया गया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज मध्य रात्रि में भी 2 उड़ान कुवैत से अहमदाबाद पहुंचने वाली है। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत गुजरात के लिए 31 उड़ानें नियोजित की गई हैं, जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 78 उड़ानों में 12,000 से ज्यादा यात्री मुंबई पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि इनमें 4,014 यात्री ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से बाहर के हैं। इस महीने के अंत तक अतिरिक्त 80 उड़ानों से हजारों और फंसे हुए यात्रियों को वापस भारत लाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। लद्दाख की गलवान घाटी में कल चीन की सेना के साथ हिंसक झड़पों के दौरान एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए। सेना की विज्ञप्ति में कहा गया है कि गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी दौरान झड़पों में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं। सेना ने कहा है कि स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कमोडोर सी उदय भास्कर ने चीन की सेना के साथ झड़पों में एक सैन्य अधिकारी और 2 सैनिकों के शहीद होने को गंभीर घटना बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और भारत की प्रतिक्रिया व्यापक और साहसी होनी चाहिए।
भारतीय फौज के एक कर्नल साहब और 2 सैनिक का मौत बहुत ही चिंताजनक घटना है। इससे भारत चीन के द्विपक्षीय रिश्तों को काफी धक्का मिलेगा और परिणाम नकारात्मक होगा। भारत की प्रतिक्रिया विस्तृत और दृढ़ होना चाहिए और जो भी कदम भारत अभी लेने की तैयारी कर रहा है वो ठंडे दिमाग और चतुराई से हमें आगे बढ़ना चाहिए, परंतु भारतीय संयम को कायरता नहीं समझना चाहिए और साथ साथ चीन का प्रोपेगेंडा जंग को सही प्रकार से पहचानना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीस्वामी ने लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में शहीद जवान के परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि रामनाथपुरम जिले के शहीद जवान के पलानी के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकारी नौकरी दिए जाने की पेशकश की जाएगी। उन्होंने शोक संतृप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं अखंड रहेंगी। उन्होंने कहा कि चीन की सेना के साथ झड़पों में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। श्री नड्डा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं अखंड रहेंगी और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है और सेना किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सवेरे शोपियां जिले के तुर्कावंगम गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि पुलिस 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर तुर्कावंगम गांव के घेराबंदी कर छानबीन शुरू की। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान की तरफ बढ़े वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। ये आतंकवादी स्थानीय निवासी थे और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल बरामद की गई। इस महीने में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 शीर्ष कमांडरों सहित 19 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलगाम जिले में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि पाकिस्तान ने आज तड़के मोर्टार और अन्य हथियारों से कुलगाम जिले में तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है। मानसून कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर और बहराइच से होकर गुजर रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी भारत में वर्षा और तेज होने की संभावना है तथा अगले 2 दिनों में इस क्षेत्र में तेज से बहुत अधिक तेज बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कहीं कहीं तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान है। अगले 3 दिनों में पश्चिमी असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज और अधिक तेज बारिश हो सकती है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 13 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं आनंद श्रीवास्तव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जीवन और आजीविका बचाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने, जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। समय पर किए गए फैसलों से कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और हाथ धोने की अपील की। कोविड जांच क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 3 लाख नमूनों तक पहुंची। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में सेना का 1 अधिकारी और 2 जवान शहीद और दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों तक आगे बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।